हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। DC1 और DC2 की फुल रिविजनरी वीडियोस पे इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आज हम आपके लिए DC3 की फुल रिवीजन लेकर आ गए हैं, जिसके अंदर ये मेरे द्वारा जो बनाए गए नोट्स हैं, इन नोट्स में से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कैसे आपको आंसर को प्रेजेंट करना है, कैसे पॉइंट्स लिखने हैं, कैसे आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं और कंक्लूजन लिखना है, सब बताऊंगी। क्योंकि जब आप बुक्स खोलते हो तो आपको पता ही नहीं होता कैसा क्वेश्चन आएगा और कैसे उसको अटेंड करना है, लेकिन मेरे इन नोट से आपको पता चल जाएगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पास्ट ईयर्स में ऑलरेडी आ चुके हैं या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन को तो स्टार्ट कर लेंगे, DC3 की इंपॉर्टेंट रिवीजन है ये, लेकिन उससे पहले फटाफट से हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ढेरों रिविजनरी वीडियोस मैंने इसके अंदर डाली हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस डाली हैं। ऑल्सो एग्जाम को कैसे अटेंड करना है, कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, उसकी भी वीडियो चैनल पे आ जाएगी। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हर बार पूछ लिया जाता है और पहला ही क्वेश्चन होता है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इंटरवेंशंस इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ। क्या कह रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इंटरवेंशंस पहले 6 सालों में प्रोवाइड करने की क्या इंपॉर्टेंस है। या तो ये क्वेश्चन आ जाता है या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट द रैशनल एंड नीड फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इंटरवेंशंस। कोई भी क्वेश्चन आ जाए सेम आंसर रहेगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE as defined by UNESCO is the holistic development of a child's social, emotional, cognitive and physical needs in order to build a solid and broad foundation for lifelong learning and well-being। क्या कह रहे हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, बच्चे की सोशल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, फिजिकल नीड्स पूरी हो, ताकि वो लाइफ लॉन्ग एक वेल बीइंग बन सके। Recognizing and catering to the specific developmental needs of young children, these programs will increase the general awareness of the value of a commitment to children। आ जाते हैं फ्लो चार्ट पे। हमने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना लिया, रैशनल एंड नीड फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। पहला पॉइंट कहता है क्रूशियल फॉर ऑप्टिमम डेवलपमेंट, टू प्रोवाइड स्टिमुलेटिंग प्ले एक्टिविटीज, टू ब्रेक साइकिल ऑफ डिप्रीविजन, टू प्रोवाइड हेल्दी एनवायरमेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, चिल्ड्रन हैव राइट टू लिव एंड ग्रो। ठीक है, क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट, the first 6 years of life are critical for development as the rate of development is most rapid in this period। मतलब पहले 6 सालों में हम जिस रेट से बढ़ते हैं वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट उस टाइम पीरियड में होती है। and consequently this is the time when environmental enrichment and deprivation makes it greatest impact। अगर अच्छा environment मिला तो अच्छी growth and development होगी, बुरा environment मिला तो बुरी growth and development होगी। एग्जाम्पल में वही हमने यहाँ पर बताया हुआ है। to provide stimulating play activities, ठीक है जी, parents are unable to provide stimulating play activities as home as most of the time they are busy with their work and neglect the need of providing good play activities to children। जो पेरेंट्स होते हैं वो घर पे बच्चे को अच्छी प्ले एक्टिविटीज प्रोवाइड ही नहीं कर पाते, या तो अपने कामों में बिजी होते हैं या उनको इसकी जरूरत ही नहीं महसूस होती कि हमें बच्चे को टाइम देके उसको अलग अलग एक्टिविटीज करानी है, जो कि गलत है। इसलिए एग्जाम्पल, इन प्री स्कूल वेरियस स्टिमुलेटिंग प्ले एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड डेली फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। टू ब्रेक साइकिल ऑफ डिप्रीविजन, डिप्रीविजन अगर गरीब घर का बच्चा है, अब वो पढ़ेगा लिखेगा, स्कूल में जाएगा, पढ़े लिखेगा, आगे बड़े स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, पढ़ाई करेगा, आगे उसको नौकरी मिलेगी, पैसे कमाएगा, तो वो जो वो गरीबी वाला उसका सिचुएशन है ना, वो उससे बाहर आ सकता है। ठीक है, टू ब्रेक साइकिल ऑफ डिप्रीविजन EC is the most effective area of intervention
and can be used to break the cycle of deprivation. As when poor children will attend preschool, then higher education and do work, thus the cycle of poverty will be broken down. ठीक है, एग्जाम्पल में वही बताया हुआ है जो मैंने आपको बताया है, समझा दिया है. चिल्ड्रन हैव द राइट टू लिव एंड ग्रो. क्यों भाई, सिर्फ अमीर के बच्चे को ही राइट है कि वो जिंदगी जी और ग्रो करे? नहीं, गरीब के बच्चे को भी राइट है, चाहे अमीर का बच्चा है गरीब का बच्चा है, चिल्ड्रन आर इक्वल. चिल्ड्रन नीड्स टू बी गिवन टेंडर लव, केयर एंड अटेंशन, नॉट जस्ट बिकॉज दैट वन डे दे विल बी प्रोडक्टिव एडल्ट्स. नहीं, इसलिए नहीं हम उन बच्चों को पढ़ा लिखा रहे कि कल को बड़े होके पैसा कमा के लाएंगे और हमें देंगे. नहीं, ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम उनको फुल अपॉर्चुनिटीज दें कि वो अपने फुल पोटेंशियल पे ग्रो कर सके. For example, it is right of children to get proper love and to grow to their full capacities. Suppose Shreya is a child, it is her right to get opportunities to develop to her full capacities. ठीक है. Fifth point, for socio-economic equality, usually क्या होता है, जो गरीब घर के लोग होते हैं लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते. क्यों? सोचते हैं कम पैसा है, बस लड़के लड़के को भेज देते हैं. तो ऐसा ना हो, अगर फ्री शिक्षा होगी, अच्छी शिक्षा होगी, तो हो सकता है कि बेटियों को भी वो स्कूल भेज दें. फॉर सोशियो इकोनॉमिक इक्वेलिटी, यूजली पुअर चिल्ड्रन डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू अटेंड प्री स्कूल, दस द बेस फॉर एजुकेशन. जो हमारा एजुकेशन का बेस है वो कहाँ से बनता है? नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी से ही तो बनता है. अगर वो ही नहीं अटेंड की, सीधा आपने फर्स्ट क्लास में बच्चे को डाल दिया, तो क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा. Also, parents neglect the importance of providing preschool education to girls. So in these cases, early childhood care interventions are important. आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लिखा हुआ है. With the help of early childhood care interventions, girls and poor children will be able to receive preschool education. To provide healthy environment, parents are unable to provide healthy and conducive environment to children at home, as most of the time they are unaware of the needs of children. For example, through early childhood care and education programs, healthy environment with nutritious food, informal education, healthcare can be taken care of. ठीक है, अगर प्ले स्कूल में आएंगे, इनफॉर्मल एजुकेशन दी जाएगी, न्यूट्रिशियस फूड दिया जाएगा, हेल्थ का ध्यान दिया जाएगा, तो उनको हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा. अब इतना अच्छा आंसर लिखा है. देखो, आप आंसर लिखने का बेस्ट तरीका होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखो, फिर क्या करो, फ्लो चार्ट बना दो, मेन पॉइंट्स लिख दो, एग्जाम्पल्स लिख दो, और फिर एंड में कंक्लूजन लिख दो. जब आप इस तरीके को फॉलो करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं. 10 में से 9 तो आसानी से मिल ही जाएंगे. अब कहोगे 10 में से 10 क्यों नहीं मिलेंगे? 10 में से 10 नहीं मिलते, बड़ी क्लासेस में नहीं मिलते. सच बताऊं तो 9 मिल जाए काफी है, और वो मिल जाएंगे. मैं हमारे बच्चों की अगर आपको आंसर शीट दिखा दूं, ये देख लो आंसर शीट, ये DC3 की है बच्चे की आंसर शीट. ये देखो, ये हमारे बच्चे की आंसर शीट है. देख लो इसने कितने मार्क्स स्कोर किए हुए हैं. DC3 का पेपर था, DC3 का पेपर है, और इसने 90 मार्क्स स्कोर किया हुआ है ना. तो आपको भी जो आंसर शीट पेपर देने जाओगे, ऐसा फ्रंट पेज मिलेगा. ये डिटेल्स आपको फिल करनी होगी. चैनल पे मैंने वीडियो डाली हुई है कैसे फिल करनी है. अब देखो, अर्ली रीजंस फॉर प्रोवाइडिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सर्विसेज, ये देख लो, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ाया है. बच्चा भी ऐसे ही हमसे पढ़कर गया था, उसने आंसर लिख दिया. देखो एंड में उसने कंक्लूजन भी लिखा है. ठीक है, तो इस हिसाब से जब आप ऐसे आंसर अटेंड करके आते हो ना, हर जगह आप देख सकते हो बच्चे ने पॉइंट्स में कंक्लूजन भी लिखे हुए हैं. आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है. ये आंसर शीट स्कैन होकर आई है तो इसलिए ब्लैक लग रही है, लेकिन आपको आंसर्स ब्लू में लिखने हैं. ठीक है, कंक्लूजन लिखे हुए हैं, तो देखो इसके अंदर कितने नंबर मिले. 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, 9 मिले हुए हैं ना. तो जैसे मैं बता रही हूं, अगर आप उस तरीके को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप भी ऐसे 80+ 90+ मार्क्स ला सकते हो. ये सिर्फ एक बच्चा नहीं है कि जो 90 मार्क्स लाया हो. अगर मैं और बच्चों के रिजल्ट्स दिखा दूं, असाइनमेंट्स में देखो, प्रोजेक्ट्स में कितना 97, प्रोजेक्ट में 97 93 मार्क्स आए हुए हैं. तो हमारे बच्चों के आते हैं इतने सारे. अब ये हमारा टॉपर ही रह चुकी है बच्चे की, 96 97 98 मार्क्स 99 मार्क्स आए हैं. हम जैसे तरीके से पढ़ाते हैं, जैसी चीजें समझाते हैं, अगर आप भी उसे फॉलो करोगे तो आप भी इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हो. करना क्या है? करना ये है, YouTube चैनल लेवल अप लर्निंग का सब्सक्राइब कर लेना,
और पढ़ाई करने लग जाते हैं हम फिर से बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन, कंक्लूजन। दस, early childhood care and education is important from moral, social, physical and emotional point of view. So each child get equal opportunity to grow and develop to its capabilities. ऐसे लिख कर आना है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? कुछ 5 लोग हैं ऐसे जिन्होंने प्री स्कूल एजुकेशन के अंदर बहुत बड़े बड़े योगदान दिए हैं। ताराबाई मोदक जी, ठीक है, फ्रॉबेल जी, मारिया मोंटेंसरी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी और मोहनदास करमचंद गांधी जी। इन पांचों ने बड़े बड़े योगदान दिए हैं। इन पांचों के बारे में मैं आपको अभी पढ़ाने वाली हूँ। बहुत ही अच्छे से शांति से पढ़ लेना। जब ये पांचों के बारे में पढ़ लोगे ना, तो जब पेपर देने जाओगे ना, पेपर के आपके क्वेश्चन पेपर में पहले या दूसरे क्वेश्चन में इनमें से कोई 2 पूछे होंगे। 5 पढ़ा रही हूँ, 2 पूछे होंगे, अब इससे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट बच्चे क्या ही पूछेंगे, है ना। तो बिल्कुल शांति से पढ़ लो। मैं बस रीड कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, थ्योरेटिकल है। ताराबाई मोदक। पद्म भूषण श्रीमती ताराबाई मोदक was a pioneer in the field of प्री स्कूल ऑफ एजुकेशन। जो मैंने लिखा हुआ है ना, बस ये याद कर लो। Tarabai pioneered the concept of Balwadi, a center for preschool children. She started 2 types of Balwadis at Bodhi, Central Balwadis and Angan Balwadis. The Central Balwadis were run during regular school hours for 5 hours. They were fully equipped with educational play materials. The children were brought from their homes to the Central Balwadi. The Angan Balwadis were conducted near the children's huts under the eyes of the parents and elders in the courtyard or under the trees. These were run at the convenience of children for an hour and a half. अब ये क्या कह रहे हैं? एक तो था सेंट्रल बालवाड़ीज जो रेगुलर स्कूल की तरह वर्क करती थी, 5 घंटे के लिए बच्चे वहां पर आते थे। और ये आंगन बालवाड़ीज जो थी बच्चों के घरों के आसपास ही किसी आंगन में बना दी जाती थी, जहाँ पे पेरेंट्स और बड़े लोग भी होते थे, देख रहे होते थे और बच्चे पढ़ लेते थे 1-1.5 घंटे के लिए। Tarabai stressed that the teachers should make their own play materials from locally available material. मेरे आसपास जो भी मटेरियल अवेलेबल है उससे मैं प्ले मटेरियल्स बनाऊं एज अ टीचर और बच्चों को उनसे पढ़ाऊं। The things that could not be done by teachers were made by local artisans. Activities in the Angan Balwadis included personal and general cleanliness, साफ सफाई का ध्यान रखने से रिलेटेड एक्टिविटीज थी। रिदमिक मूवमेंट्स थी, मतलब ऐसे आप जैसे कह सकते हो सॉन्ग्स हो गए, राइम्स हो गई, गेम्स थी, ओरल लैंग्वेज एक्टिविटीज थी, हैंडवर्क था और क्राफ्ट था। ठीक है, इनका जो करिकुलम का सजेशन था कि कैसे कैसे क्या क्या कराना है। Tarabai initiated the concept of meadow school, where teachers went to the meadows to teach the children who could not leave their cattle. Tarabai's idea of the Angan Balbadi is a unique contribution which greatly helped in the making of nursery education truly indigenous in context and form, in content and form. ताराबाई जी ने ये जो आंगन बालवाड़ी का कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डाला है हमारी नर्सरी की एजुकेशन पे। Her educational materials and method made a tremendous contribution in the preschool movement in India. इनके जो प्ले मटेरियल्स थे, पढ़ाने के तरीकों के लिए जो हम प्ले एक्टिविटीज यूज करते हैं और जो मेथड्स थे, बहुत ही बड़ा योगदान दिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ आंगनवाड़ी इन दी आईसीडीएस, आईसीडीएस के अंदर जो आंगनवाड़ी का कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं के काम से लिया गया है। ताराबाई मोदक जी का आपको सारा का सारा समझ आ गया, पेपर में आएगा तो आप कर सकते हो। दूसरी आ गई मारिया मोंटेंसरी जी। मारिया मोंटेंसरी बिलीव दैट education must help in the complete unfolding of the child's individuality. ठीक है, चाइल्ड की जो इंडिविजुअलिटी है वो बिल्कुल अनफोल्ड कैसे होगी, कैसे उभर के आएगी, निखर के आएगी, एजुकेशन के थ्रू। suitable environment should be provided so that the child may grow and develop her potentiality. suitable अगर अच्छा environment दोगे तभी तो बच्चा ग्रो कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा। she was against play material rewards and punishment. टॉफी दे दो, चॉकलेट दे दो, पनिशमेंट दे दो, डंडा लगा दो, वो उसके अगेंस्ट थी। Children's House is the name given by Montessori to a school for young children. The original Montessori house consisted of a set of rooms
for intellectual work, individual play and sleep, room for games, music, and garden. Montessori developed her educational materials borrowing from Froebel and Sequin. आगे चलते हैं. Montessori activities are arranged in a series from easy to difficult. The emphasis is on encouraging the child to discover and understand concepts by herself. ठीक है, उनका क्या था, एक्टिविटीज इजी से लेके डिफिकल्ट की तरफ जाती थी. वो कोशिश करती थी बच्चा खुद डिस्कवर करके चीजों के बारे में अपने आप सीखे. Special emphasis has been in her teaching strategy to read and write. Read और write पे focus था. Her educational apparatus provides for properly graded and correlated exercises that lead to reading and writing. उनकी जो भी पढ़ाने के तरीके थे, पढ़ाने का करिकुलम था, वो इस हिसाब से डिजाइन किया गया था, ऑर्गेनाइज एक दूसरे से रिलेटेड था कि धीरे धीरे आप रीडिंग और राइटिंग सीख जाओ. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. आगे क्या कह रहे हैं, मोंटेसरी सिस्टम इज चाइल्ड सेंटर्ड. चाइल्ड सेंटर्ड है. द चाइल्ड इज फ्री टू चूज द एक्टिविटी शी डिजायर्स, येट देयर इज अ स्ट्रक्चर विद फ्रीडम. कि ऐसे ही कुछ भी नहीं करना, कुछ स्ट्रक्चर भी है फ्रीडम के साथ साथ. द एजुकेटर स्ट्रेसेस द एक्टिविटीज सो दैट देयर परफॉर्मेंस लीड्स टू अ सर्टेन डेवलपमेंट. बस दैट इज ऑल शी डज. मतलब एक राह दिखा देते हैं, उस राह के ऊपर बच्चे वो एक्टिविटीज करते हैं. इंडिविजुअलाइज टीचिंग, बच्चे की जैसी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से आपको टीच करना है. ठीक है जी, बेस्ड ऑन द नीड्स एंड बच्चे की नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि बच्चा अपनी पेस पे ग्रो कर सके, प्रोग्रेस कर सके और इसकी ऑप्टिमम डेवलपमेंट हो सके. Many preschools today are based on the Montessori method, while others have not adopted her approach totally, but uses her educational materials in one form or the other. बहुत से प्ले स्कूल्स तो मोंटेसरी मेथड पे ही काम कर रहे हैं और कुछ कुछ स्कूल्स जिन्होंने पूरा का पूरा मेथड फॉलो नहीं करा तो उनके प्ले मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज उन्हीं को कर रहे हैं. The child-centeredness of her method, the freedom given to the child, the relatively few constraints on learning, yet the presence of a person to guide the child helps in total development of the child. ठीक है जी, दो पता चल गए. अब किसकी बारी है, थर्ड, रविंद्रनाथ टैगोर जी. Tagore was a naturalist, believing in immediate and direct contact with nature. इनका as a means of education, इनके लिए means of education क्या था, नेचर के जितने पास रहोगे, नेचर से बच्चे को जितनी ज्यादा चीजें सिखाओगे उतना बढ़िया है. Tagore was convinced that in the early years the child should arrive at truth spontaneously through natural process by coming in contact with things and persons. उन्होंने 3 methods of teaching दी थी. पहला, peripatetic method. Tagore was concerned with the association between body and mind. In order to establish a total rhythm and harmony in life, he believed that drama and historical arts should be an integral part of the preschool curriculum. Children need the opportunity to express themselves through bodily movements. Activity method. He believed in learning by doing. He emphasized that children must learn through activities. Activity method, learning by doing. कर करके बच्चा सीखेगा. Activities करवाओ तभी तो उसके बारे में सीखेगा. ऊपर कह रहे थे पेरिपेटिक मेथड में कि बॉडी और माइंड के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. अगर मैं बैट बॉल खेलने गई हूँ, मैंने बैट पकड़ा हुआ है तो मेरे माइंड के अंदर वो बैट बॉल के रूल्स होने चाहिए, तभी तो मैं वो खेलूंगी ना. ये थोड़ी है बैट बॉल खेल रही हूँ, पकड़ा बैट हुआ है, दिमाग में मेरे चेस के रूल्स चल रहे हैं. कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना. लर्निंग थ्रू द एनवायरमेंट, इनका मेन पॉइंट था कि बच्चों को एनवायरमेंट के थ्रू पढ़ाना है. टैगोर स्ट्रेस टीचिंग थ्रू एनवायरमेंट टू द प्री स्कूलर. ही सेड टीचिंग शुड बी डन व्हेन देयर आर ऑन नेचर वॉक्स, या ट्रैक पे ले जाओ, नेचर में पढ़ाओ. The curriculum in his preschool was activity centered rather than subject centered. ये नहीं है इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, नहीं, एक्टिविटी सेंटर्ड. एक्टिविटी के थ्रू अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ा देने हैं. He believed in education through play and activity. कुछ भी पढ़ाओ, प्ले और एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाओ.
टैगोर वॉज अगेंस्ट रिजिड डिसिप्लिन, सब चुपचाप मुंह पे उंगली रख के बैठ जाओ, ऐसा नहीं था उनके टाइम में, अगेंस्ट थे वो इसके रिजिड डिसिप्लिन के. He believed that the object of education was the freedom of the mind. Education का मतलब क्या है? अब एजुकेशन का मतलब ही यही है, फ्रीडम ऑफ द माइंड. दिमाग के अंदर हमें फ्रीडम आ रही है चीजों को सोचने की, समझने की, एक्सप्लोर करने की. The student-teacher relationship was the most significant aspect of his educational philosophy. The primary function of the teacher is to produce an atmosphere conducive to creative activity. Tagore's emphasis on teaching through the environment, learning by doing. टैगोर का emphasis किस पे था? Teaching through the environment, learning by doing, education through self-activity are all considered qualities of good preschool education today. The cardinal principle in his educational theory was the freedom for creative self-expression. कि अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो तो फ्रीडम के थ्रू, मतलब फ्रीडम है आपके पास, कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं. फोर्थ क्या थे? फ्रेडरिच फ्रॉबेल जी. Froebel, the founder of kindergarten system, was born in Prussia. Froebel considered childhood as not merely a preparation for adulthood, rather it has a value in itself and possesses its own creativeness. चाइल्डहुड का मतलब ये नहीं है पढ़ा लिखा के कल को इन्होंने अडल्ट ही बनना है. चाइल्डहुड की अपनी भी एक वैल्यू है, अपना भी एक टाइम है, अपनी भी एक क्रिएटिविटी है जो बच्चे को आपको एंजॉय करने देना चाहिए. कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन. Froebel realized the paramount importance of childhood and opened the first kindergarten, an institution for children between ages 4 and 6 at Blankenburg in 1837. Kindergarten is a German word which literally means children's garden. ठीक है, क्या? बच्चों का बगीचा. Froebel found much similarity between a child and a plant. वो कह रहे हैं जो एक पौधा होता है और एक बच्चा होता है, इनके अंदर बहुत सिमिलैरिटी होती है. He believed that the process of growth and development of the child and of the plant was same. अंदर से ही होती है, unfolding their tendencies and impulses from within. अंदर से ही tendencies और impulses unfold होती हैं. फ्रॉबेल ने क्या कहा? जो हमारा स्कूल है वो गार्डन की तरह है, जो हमारी टीचर है वो गार्डनर है, बच्चे जो हैं वो टेंडर प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे हैं. ठीक है जी. अब ये छोटे छोटे पौधों पे गार्डनर पानी डालता है ना तो टीचर पढ़ाती है, और ये पौधे उगा रहे हैं गार्डन में, हमारे बच्चे स्कूल में. ठीक है. An important component of kindergarten was creativity. क्रिएटिव होना है, रट्टी रटाई चीजों के पीछे नहीं भागना, क्रिएटिव होना है. The child followed where her imagination led her. To Froebel, the child was the sole source of educational principles, and the teacher simply followed where the child led. The child developed herself through her own creative activities. बच्चा अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज के साथ डेवलप करता है. Froebel's kindergarten centered around 3 elements. क्या 3 elements हैं? The use of play materials, उनके जो play materials हैं, singing of play songs, उनके जो songs हैं, और playing of various educational games in the play circle. It was the play materials that made the kindergarten unique in its approach. ठीक है, ये play materials हैं जिन्होंने kindergarten को एक unique approach बना दिया है. These were of two types. One, geometrical patterns, and the essentials for such activities as modeling, drawing, sewing, and coloring. The geometrical patterns were known as gifts and the activities as occupations. The gifts allowed a great deal of free play and helped in all-round development. They helped in the development of the concepts of shape, form, size, color and number. ठीक है जी, ये भी हो गया. अब आ गए लास्ट गांधी जी पर. 5 थे, पांचों के बारे में आपको पढ़ा दिया मैंने, कोई भी 2 पूछ लिए जाएंगे आपसे पेपर में. Gandhiji gave a sound ideological basis for new education system called
नई तालीमा और बेसिक एजुकेशन, which did not talk about preschool education. Later, he focused on education for children under 7 years, which is called pre-basic education. Essentials of pre-basic education. Home is the first center of child's education and learning. Home first center है child की education का और learning का. The teacher and parents should cooperate in carrying out the education of young children. Preschool education must not be expensive so that it can reach the majority of the child's population. A child has to be active, creative, playful and has to learn things through the medium of play. सबका main focus play पे था. An attempt should be made to develop self-efficiency in children. अब उनका concept of education क्या था? According to Gandhi ji, good education is that which stimulates spiritual, intellectual and physical faculties of the children. Curriculum. The curriculum is craft centered and activity centered. Emphasis must be given in the construction activities. चीजों को कुछ भी तोड़ जोड़ के बच्चे बनाते थे. Method. Correlation is the important method of basic education. It is the technique that binds education with child's life. Child की life से आप चीजों को correlate कर करके पढ़ाओ. Books. He discouraged the use of many books, especially books with formal writings. उन्होंने ना books का ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया, डिस्करेज ही किया है. टीचर शुड यूज ओरल मेथड ऑफ टीचिंग. टीचर का रोल क्या है? टीचर हैज टू प्ले द रोल ऑफ अ मदर. मदर का रोल करना है. शी हैज टू नर्चर द चाइल्ड, लिव विद हिम, ठीक है, एंड ब्रिंग हिम टू द लेवल ऑफ ग्रेटर मेच्योरिटी. उनका प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था? Stage 1, conception to birth. Stage 2, birth to 2.5 years. Stage 3, 2.5 to 4 years. Stage 4, 4 to 7 years. In first two stages, education involves both mother and child. Opportunities are provided to mothers to learn more about new trends. Children are given custodial care and medical attention. In stage 3, children are provided play or group activities. Children need to given full freedom to act, to move about and choose their own activities. बच्चे बड़े हो रहे हैं ना. And the children after 4 years can participate in definite purposeful activities such as cleaning the classroom, ठीक है, प्लांट्स को वाटर करना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना और टीचर को उनकी नीड्स को समझना है. इसके साथ साथ अब ये मैंने आपको पांचों के बारे में बता दिया. एक तो पहले वाला क्वेश्चन था अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशंस की क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, जरूर पूछा जाता है. ठीक है, ये 5 एजुकेशनल इनके अंदर इन्होंने दिए थे. ताराबाई मोदक जी, फ्रॉबेल जी, मारिया मोंटेंसरी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी और गांधी जी. इनमें से कोई 2 पूछ लिए जाते हैं. तो 2 क्वेश्चन तो बड़े बड़े मैंने आपको अभी बता दिए वीडियो के स्टार्ट होते ही. इसके साथ साथ अगर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ लेना चाहते हो तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज की है. तीनों सब्जेक्ट्स की आपको 300 में मिल जाएगी. लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर है, इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना क्या कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ लेनी है. आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी, आप पे करके ले सकते हो. हिंदी मीडियम में लेना चाहो हिंदी मीडियम में ले सकते हो, इंग्लिश मीडियम में लेना चाहो हिंदी इंग्लिश मीडियम में ले सकते हो, जो आपका मन करे जिसमें आप पेपर देना चाहते हो. बहुत ही बढ़िया नोट्स है, मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं. बच्चे इनसे पढ़ के बहुत आसानी से 80+ 90+ मार्क्स लेकर आते हैं. तो मेरी पूरी ऐसे कोशिश है कि आप भी अच्छे मार्क्स लेकर आओ. और जब अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, अभी आगे मैं और पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो, फुल फ्री रिविजनरी वीडियोस है. थोड़ा सा बीच में तुम्हें ब्रेक देना भी जरूरी है. जब पेपर देकर आओगे तो 30 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो बनाकर भेज देना. ये जो मैंने तुम्हें इतना सारा फ्री में पढ़ाया है ना, वो मेरे लिए एक तरह का गिफ्ट में काम करेगा. मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि आगे भी मैं तुम्हें जॉब से रिलेटेड गाइड कर पाऊं या अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता पाऊं. 30 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो बना के भेज देना. आपका नाम क्या है, आप कौन से सिटी से हो और आपको मुझसे पढ़कर कैसा लगा. ये वीडियो भेज देना ताकि एक तो मुझे ये पता चल जाए कि मेरे बच्चे कौन कौन है, कहाँ से हैं. ऑल्सो मैं डाटा मेंटेन कर लूंगी कि कौन सा बच्चा कौन से सिटी से है. कल को आपके स्टेट की वैकेंसीज आती हैं, कोई जॉब अपडेट्स आते हैं, तो मेरे पास वो डाटा रहे और मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं. ठीक है, आपने तो मुझे देखा है, मैंने तो अपने बच्चे देखे नहीं ना. तो छोटी सी वीडियो बना के भेज देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. मैंने बहुत सच्चे दिल से पढ़ाया है, उतने ही सच्चे दिल से तुम्हारी वीडियोस देखूंगी, तो भेज देना. आगे बढ़ते हैं.
ठीक है जी। नेक्स्ट, हाउ डज विजुअल इम्पेयरमेंट इफेक्ट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड? अगर कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, थोड़ा सा देख सकता है या बिल्कुल ही नहीं देख सकता, तो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, दिमाग का जो डेवलपमेंट होता है उस पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? मैंने प्रॉपर पॉइंट्स में आंसर लिखा हुआ है, इन्हें देख लो, इन्हें देख के आपको सब समझ आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। The visually impaired child's cognitive development will depend to a very large extent on the type of experiences she has. Vision helps us to link different experiences and to develop an integrated concept of a particular object, idea, or person. If vision is impaired, the task of acquiring the integrated concept is more difficult. क्या कह रहे हैं, अगर विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है तो वो किस एक्सटेंट तक उसका दिमाग का डेवलपमेंट होगा, वो इस चीज पे डिपेंड करता है क्या, कि उसको कितने एक्सपीरियंसेस दिए जा रहे हैं। और विजन इंपेयर्ड है तो उसका इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा टफ होगा। ठीक है, विजन इज एक्टिव एज लॉन्ग एज द आईज आर ओपन। विजन तब तक एक्टिव है जब तक आंखें खुली हैं। एंड वन हियर्स एज लॉन्ग एज देयर नथिंग रॉन्ग विद द इंटरनल ऑर्गन्स। ये एक घुमा के स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें कहने का मतलब ये है, क्या अगर हम किसी चीज को, मान लो मेरे सामने ये लैपटॉप है, इसके अंदर जो जो लिखा हुआ है मैं पढ़ पा रही हूँ, मेरे सामने ये रिमोट है, मैंने इस रिमोट को उठाया, मैं आंखों से देख पा रही हूँ। लेकिन कोई बच्चा विजुअली इंपेयर्ड है, ठीक है, वो देख नहीं सकता, तो अगर देख नहीं सकता, बाकी सेंसेस तो उसकी वर्क कर रही है ना। क्या पता वो हाथ से उठा के ऐसे 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 टच करके समझ आ दे हम कि ये रिमोट है, इसके ऐसे ऐसे बटन से ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब किसी एक अंग में, किसी एक ऑर्गन में कमी है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उस बच्चे को कुछ करवाएंगे ही नहीं और बस खाली छोड़ देंगे। उसने भी तो आगे बड़े होके अपनी चीजों को समझना है, करना है ना, जिंदगी व्यतीत करनी है। तो हम उसके बाकी सेंसेस को डेवलप कराने में, स्ट्रॉन्ग कराने में मदद करेंगे। कोई चीज हमें समझानी है, वो सुन के समझ लेगा। ठीक है, देख नहीं सकता, बोल तो सकता है, सूंघ सकता है, टच कर सकता है, तो बाकी सेंसेस पे फोकस रहेगा। When a child sees something, her curiosity is aroused and she wants to find out more about it. ठीक है, क्या कह रहे हैं, अगर बच्चा कुछ चीज को देखता है तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है तो उसको होता है मुझे और जानना है, मुझे और जानना है। बट फॉर अ ब्लाइंड चाइल्ड जो देख ही नहीं सकता, टचिंग इज नॉट एज स्पॉन्टेनियस एज विजन। जो मैं जितना इस रिमोट के बारे में मैं देख के समझ सकती हूँ, उतना सिर्फ टच करके नहीं समझ सकती। ठीक है, तो इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। द एज एट विच चाइल्ड लॉस्ट इट्स साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस उम्र में बच्चे की आंखों की रोशनी गई, वो भी इंपैक्ट करता है। हो सकता है बच्चे की 10 साल में आंखों की रोशनी गई, तो 10 साल तक उसने दुनिया देख लिया किस जगह पे कैसे क्या करना है क्या नहीं, तो उसके लिए फिर भी कंपैरेटिवली चीजों को समझना और लाइफ को व्यतीत करना इजी होगा। लेकिन एक बच्चा जो पैदा ही ब्लाइंड हुआ है, जिसने कभी दुनियादारी देखी नहीं, उसे पता ही नहीं कौन कैसे क्या लगता है, उसके लिए हर एक चीज को समझना, हर एक चीज को समझना, गैदर करना उसके लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो ये भी कह रहे हैं कि किस एज में उस बच्चे की साइट गई, वो भी इंपैक्ट करेगा कि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितनी होगी कितनी नहीं। The child's cognitive development will depend on the degree of visual impairment. थोड़ी सी आंखों की रोशनी गई है, ज्यादा आंखों की रोशनी गई है, या बिल्कुल ही ब्लाइंड है, इस पे भी डिपेंड करेगा। अगर थोड़ी सी आंखों की रोशनी गई है तो फिर भी वो चीजें समझ जाएगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन बिल्कुल ही ब्लाइंड है तो ज्यादा दिक्कत की बात है। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हैव स्ट्रेंथ ऑल्सो। उनके अंदर कुछ अलग स्ट्रेंथ भी होती है, क्या, दे हैव बेटर अटेंशन स्पैन। बट जैसे हम कहते हैं कि हमारा अटेंशन स्पैन तो भाई बहुत बुरा है, 5 मिनट में बोर हो गए हम, या शांति से बैठा नहीं जा रहा। उनका अटेंशन स्पैन अच्छा होता है, कंसंट्रेशन लेवल अच्छी होती है, बिकॉज दे रिलाई टू द अदर सेंसेस। देख तो पा नहीं रहे, सुनने पे फोकस करेंगे, बोलने पे, सूंघने पे, स्मेल करने पे और टच करने पे। ठीक है, तो ये भी कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर यही बता रहा है मेन, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। पहला पॉइंट ये कह रहे हैं कि विजुअली इंपेयर्ड बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट
कैसी होगी ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसके पेरेंट्स और केयर गिवर उसको कैसे रिसोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, मतलब क्या उसके साथ टाइम स्पेंड करके छोटी छोटी चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस पर टाइम डिवोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दूसरा क्या कह रहे हैं, विजन से बहुत जल्दी बच्चा सीख जाता है, लेकिन जिस बच्चे का विजन नहीं सही तो वो बाकी सेंसेस के थ्रू सीखता है, यानी कि टच करके, सुनकर, स्मेल करके, बोल करके, ये भी होता है। तीसरा वो क्या कह रहे हैं कि टचिंग से इतना ज्यादा नहीं सीख पाते। चौथा कि उनकी किस एज में उनकी साइट गई ये भी डिपेंड करता है। बचपन में ही मतलब 10 साल के बाद गई तो थोड़ा थोड़ा उसने दुनियादारी देखी हुई है तो उसके लिए आसान रहेगा, लेकिन पैदा ही ब्लाइंड हुआ तो उसको देखने चीजें समझने में दिक्कत होगी। फिर क्या कह रहे हैं, पांचवे में ये आ गया, ये इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि कितनी डिग्री की वो है, कम दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है या बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। कम दिख रहा होगा तो कम से कम दिख रहा है ना, वो चीजें समझ पाएगा, लेकिन ब्लाइंड ही हुआ तो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अपनी लैंग्वेज में लिखकर आ सकते हो। अब what are the ways through which a caregiver can help a child with visual impairment to be mobile? जो बच्चा विजुअली इंपेयर्ड है, देख नहीं सकता, लेकिन चलना फिरना तो है ना, उसने भी जिंदगी तो व्यतीत करनी है, तो आपको वो वेज बताने हैं। The child who has difficulty in seeing will have difficulty in moving the way. ठीक है, देख नहीं सकता तो उसको आगे बढ़ने में दिक्कत तो होगी। The other children do. ठीक है, she will not be able to reach for objects, may not know how to move her arms or legs. अगर ये सामने उसके रिमोट पड़ा है तो जैसे हमने जाके रिमोट उठा लिया, उसके लिए इतना आसान नहीं है रिमोट को उठा लेना या किसी ऑब्जेक्ट को उठा लेना या हाथ को घुमा लेना या लेग को चला लेना। Thus, when the child is small, carry the child close to you when you move around so that the child identifies the sensation of movement. जब आप चल रहे हो तो बच्चे को गोदी में उठा लो, उसको मूवमेंट ऑफ सेंसेशन फील हो, इतना मुड़ के यहाँ गए थे, इतना चल के यहाँ गए थे, इस जगह पे ये था, थोड़ी सेंसेशंस ऑफ मूवमेंट फील होंगी। Put the child in your lap and move your arms, legs and hands so that the child knows how it feels. बच्चे को अपनी गोदी में बिठा लो, अपनी हाथ हिलाओ, लेग्स हिलाओ, ठीक है, हैंड्स हिलाओ, ताकि उसको पता चले कि कैसा फील होता है इन अंगों को हिलाकर। मूव द चाइल्ड इन डिफरेंट वेज इन योर लैप, लैप में इधर उधर बिठा के हाथ हिला हिला के दिखाओ, पैर हिला हिला के दिखाओ, ताकि उसको मूवमेंट के बारे में पता चले। Then help the child to move her arms and legs. फिर उसको हाथ और अपने legs को हिलाने की कोशिश करने को कहो। Around 1 year of age, children begin to walk. 1 साल के आसपास बच्चे चलना स्टार्ट कर देते हैं। When the child cannot see, she may hesitate to move around as the fear of bumping into things. जो देख ही नहीं सकता बच्चा तो उसको डर लगेगा कि किसी चीज में ठोकर ना खा लूं। Initially, walk with the child so that she gets over this fear. तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, बच्चे का हाथ पकड़ के उसके साथ चलना है ताकि उसको डर ना लगे। उसको पता है किसी बड़े के साथ चल रही हो तो कोई ठोकर तो लगेगी नहीं, है ना। फर्स्ट गाइड द चाइल्ड टू मूव अराउंड द हाउस, टॉक टू द चाइल्ड एज यू वॉक टूगेदर। जब जब आप आगे बढ़ रहे हो तो बच्चे से बातचीत करते रहो, ये यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऐसे करना है, वहां पे ऐसे करना है। Describe to the child the different rooms you are entering and helping to feel her things through hands and feet. जिस जिस रूम में जा रहे हो बच्चे को बताते जाओ, अब हम यहाँ मुड़ गए हैं, हम इस रूम में जा रहे हैं, उस रूम में जा रहे हैं, और उसको कोशिश करेंगे अपनी हैंड्स से और पैरों से वो फील करे। Give the child a lot of experiences related to space. इतनी जगह के बाद यहाँ मुड़ोगे तो ये है, इतनी जगह के बाद यहाँ मुड़ोगे तो ये है, ये एक्सपीरियंसेस देने हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो होल्ड, उस बच्चे को बोलो कि जब बच्चा चल रहा है तो अपने मुंह के आगे एक आर्म रख ले, क्योंकि एकदम से किसी चीज से ठोकर खाएगा तो मुंह पे चोट ना लग जाए। जब नीचे झुक रहे हैं तो भी एक हाथ को आगे रख लेना है ताकि एकदम हाथ मतलब मुंह पे चोट ना लग जाए। ठीक है, बच्चे को डायरेक्शंस के बारे में बताओ, इमीडिएट नेबरहुड के बारे में उसको घुमाओ ताकि पता चले किस जगह पे कैसे क्या है। ये आप लिखकर आ सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताने किसके, बच्चे के जो कि सेरिब्रल पाल्सी है जिसको।
सेरिब्रल पाल्सी एक कंडीशन है वेयर ड्यू टू डैमेज टू द ब्रेन के डैमेज की वजह से द इंडिविजुअल मे हैव पैरालिसिस, weakness in body parts and lack of coordination in gross and fine motor movements. क्या कह रहे हैं, इंडिविजुअल के अंदर क्या may have paralysis हो सकता है, बॉडी पार्ट्स में वीकनेस हो सकती है, and lack of coordination in gross and fine motor movements causing difficulty in walking and reaching and holding objects. द आर्म एंड लेग मूवमेंट्स में भी जर्की, हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं तो एकदम से ऐसे जर्क सा फील होगा, ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज द चाइल्ड मे बी एबल टू वॉक विद अ स्लाइट जर्क which may not be perceptible or may not be able to walk at all. अब डिपेंड करता है जो सेरिब्रल पाल्सी है वो किस लेवल की है, थोड़ी सी है तो ठीक है, ज्यादा है तो बच्चा फिर बिल्कुल ही नहीं चल पाएगा. आर्म and hands movement may not be coordinated enough to enable the child to write and handle objects. ठीक है, अब आर्म और हैंड के जो मूवमेंट्स है ना वो कोऑर्डिनेटेड ही नहीं है, अगर कोऑर्डिनेटेड ही नहीं है तो बच्चा लिख ही नहीं पाएगा, ठीक है, किसी चीज को पकड़ ही नहीं पाएगा. बेसिकली अगर बहुत ही इजी टर्म्स में बताऊं मैं, सेरिब्रल पाल्सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन में, मतलब यहाँ पे ऊपर मेंशन किया हुआ था ना, ब्रेन में डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से बहुत से बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग में वीकनेस रहती है. ये मेरी उंगलियां हैं, अगर इसके अंदर पावर है तभी मैं इस पेन को पकड़ पा रही हूँ और लिख पा रही हूँ, ठीक है, बोल पा रही हूँ. सेरिब्रल पाल्सी वाले बच्चे को तो खाना भी नहीं खाया जाता, जब वो मुंह में खाना डालते हैं ना तो उसको निगलना भी नहीं आता. तो उनके हैंड के मूवमेंट्स, उनकी क्या कहते हैं फिंगर्स, उनके पैर, मतलब हर बॉडी पार्ट में इतनी वीकनेस होती है कि वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, ठीक है. द चाइल्ड मे ऑल्सो हैव डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, जो मैं बता रही हूँ, खाना मुंह में रखा तो वो अंदर भी नहीं ले जा पाते. कोजिंग द सलाइवा टू ड्रूल आउट, मतलब मुंह में खाना रखा, मुंह उनका खुला रहता है तो सलाइवा टपकता रहता है. शी मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्लोज द लिप्स, हमने ये लिप्स जो क्लोज किए हुए हैं उनको उसमें भी दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ की जो मसल्स हैं वो वीक हैं. The inability to coordinate the movement of the arms and legs make it difficult for the child to eat, drink, dress or use the toilet independently. अब ये inability है ना coordinate करने की, तो ना बच्चा खा पाता है, ना पी पाता है, ना कपड़े पहन पाता है, ना टॉयलेट यूज कर पाता है, क्योंकि हर अंग में coordination की issue है. The movement of the facial muscles must not be under control and there may be involuntary contractions or grimaces. वही facial जो muscles हैं वो भी control में नहीं है. Defective speech, बोलने में भी मतलब जो स्पीच होती है वो थोड़ी सी उनकी डिफेक्टिव रहती है. इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सेरिब्रल पाल्सी. अबाउट 70% ऑफ सेरिब्रल पाल्सी चिल्ड्रन विच शो स्पीच डिफेक्ट्स, जितने भी बच्चे होते हैं जिनको सेरिब्रल पाल्सी होती है 70% बच्चों को स्पीच में डिफेक्ट्स रहते हैं. They may have difficulty in articulation, delayed speech, disorder of the voice, aphasia. About half of the children with cerebral palsy have mental retardation. उनका mentally भी जो होता है वो develop नहीं हो पाता, वो mentally retarded होते हैं. Perception of sensory images, especially auditory, visual and tactile are also affected. They may experience fits, दौरे पड़ सकते हैं. Defects of hearing, सुनने में दिक्कत है. बहुत ही easy terms में मैंने जैसे बताया क्या कि उनके सारी के सारी जो बॉडी पार्ट्स है ना सबके अंदर वीकनेस है. सारे के सुनने में भी दिक्कत आ सकती है, देखने में भी दिक्कत आ सकती है, बोलने में भी दिक्कत आ सकती है, खाने में भी दिक्कत आ सकती है. ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग इफ स्टार्टेड अर्ली इन लाइफ help the child to overcome many limitation caused by cerebral palsy. जितनी जल्दी ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग दोगे उतना बढ़िया है. आगे पूछ रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स किसके बताने हैं, मेंटल रिटार्डेशन के, जो बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, ठीक है. व्हेन देयर इज लोअर्ड कैपेसिटी फॉर मेंटल वर्क ऑफ अ परमानेंट नेचर इट इज कॉल्ड मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल डिसेबिलिटी. A mentally disabled child is lower than a normal child. ठीक है, एक नॉर्मल चाइल्ड की ग्रोथ डेवलपमेंट दिमाग जितनी तेजी से बढ़ता है, मेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड का धीरे से बढ़ता है, उससे कम रहता है. टू वॉक, टू ईट, टू टॉक, टू रीच द अदर माइलस्टोन्स, हर चीज में नॉर्मल बच्चे से कम रहता है मेंटली रिटार्डेड बच्चे का.
Mentally retarded child usually appears normal until later age when they enter school. ठीक है. माइल्ड मेंटली रिटार्डेड कह रहे हैं थोड़ा सा जो बच्चा मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा कम है, तो उसमें तो इतना ज्यादा फर्क ही नहीं पता चलता कि इसमें कोई दिक्कत है या नहीं. छोटे बच्चे तो वैसे ही शरारतें करते रहते हैं. ठीक है. जब वो स्कूल में जाते हैं तब थोड़ा थोड़ा फर्क पता चलता है. स्लाइड डिले इन देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट, की लैंग्वेज डेवलपमेंट भी उनकी थोड़ी सी धीरे हो रही है, but can develop ways of communicating and attend a preschool, and this will help in the development of all areas of development. अगर एक बच्चा जिसके अंदर माइल्ड मेंटल रिटार्डेडनेस है, मतलब थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा लेट बोलेगा लेकिन सारी चीजें कर लेगा. Moderate mentally retarded child much slower in learning and understanding as compared to normal children. अब ये जो इसके अंदर मॉडरेट लेवल की, माइल्ड से थोड़े ज्यादा लेवल की मेंटली रिटार्डेडनेस है, तो इसको बहुत ज्यादा समय लगेगा किसी चीज को समझने में और लर्न करने में. ठीक है. चाइल्ड कैन टॉक और लर्न टू कम्युनिकेट. मोटर डेवलपमेंट इज स्लो बट इनेबल्स चाइल्ड टू बिकम इंडिपेंडेंट. ठीक है. थोड़े टाइम बाद सारी चीजें सीख जाएगा, समझ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा समय लगेगा. ठीक है. सेवियर मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, अब बहुत ज्यादा लेवल की मेंटली रिटार्डेड बढ़ गया है. पुअर मोटर डेवलपमेंट है, पुअर स्पीच है, डिपेंडेंट फॉर सेल्फ केयर सच एज वॉशिंग, ईटिंग, लिटल और नो कम्युनिकेशन स्किल. दे नीड हेल्प ऑल द टाइम. इनको हमेशा हेल्प चाहिए होती है. प्रोफाउंडली मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, अब ये बहुत ज्यादा लेवल के मेंटली रिटार्डेड की डिग्री बढ़ गई है. ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं किस पे, किसी केयर टेकर पे. ठीक है. द मेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड फाइंड इट डिफिकल्ट टू डील विद पीपल. इनको दूसरों के साथ डील करने में दिक्कत होती है. शी डेवलप्स द स्किल ऑफ इंटरैक्टिंग विद अदर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स थ्रू ट्रेनिंग एंड कॉन्शियस एफर्ट्स. हमें बहुत से एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तभी ये दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट कर पाते हैं और इंटरैक्ट कर पाते हैं. देयर इज अ लैक ऑफ डायरेक्शन इन रिटार्डेड चिल्ड्रंस एक्शन, मतलब वो कभी भी कुछ भी करने लग जाते हैं विदाउट एनी पर्पस. ठीक है. ये आपको पता चल गया, आपके पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं. सेरिब्रल पाल्सी से रिलेटेड पूछ सकते हैं. ठीक है. मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन से रिलेटेड पूछ सकते हैं. विजुअल इंपेयरमेंट से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया. अभी हियरिंग इंपेयर्ड से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी. लेकिन अब हम ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो कि आपके पेपर में आ जाता है. वुमेन टू वुमेन स्ट्रैटेजी ऑफ कम्युनिकेशन. ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, अगर मैं एक कोई अच्छा मैसेज सोसाइटी में फैलाना चाहती हूँ, तो उस सोसाइटी में मैं एक ऐसी लेडीज को ढूंढूंगी जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं. जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, मैं उसको वो मैसेज समझाऊंगी और उसको कहूंगी आगे वो लोगों को बताए. तो एक वुमेन से वो मैसेज बढ़ता बढ़ता आगे बढ़ जाएगा. ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है. वुमेन एंड गर्ल्स आर द मेन केयर टेकर्स ऑफ द फैमिली and thus self-reliance begins at home. Women have a major part in developing the right attitudes and values in children. They are considered more friendly and tend to share information with neighbors, friends and relatives. ठीक है. वुमेन्स को अगर कोई बात बताओगे तो आसानी से नेबर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में बढ़ा देंगी. क्या प्रोसेस होता है वुमेन टू वुमेन स्ट्रैटेजी का? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो वुमेन की जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है. फिर आप कौन सा मैसेज डिलीवर करना चाहते हो वो डिसाइड करो. फिर कौन सी कम्युनिकेशन के थ्रू आप, मेथड्स के थ्रू आप उस मैसेज को भेजना चाहते हो वो सिलेक्ट करो और मैसेज को वुमेन टू वुमेन स्ट्रैटेजी के थ्रू आगे बढ़ाओ. ये आप एग्जांपल देख सकते हो. ये टीचर है. ठीक है. इसने कुछ वुमेन्स को कोई मैसेज दिया, ये 3 वुमेन्स को दिया और फिर इन वुमेन्स ने आगे आगे महिलाओं से महिलाओं के आगे बढ़ा दिया. टीचर wants to deliver the message that preschool education is important. टीचर ने सोचा कि ना इस एरिया के जो बच्चे हैं ना प्ले स्कूल में जाते नहीं है, तो मैं यहाँ की सारी औरतों को समझाती हूँ कि प्री स्कूल एजुकेशन बहुत जरूरी है. तो उसने उस एरिया की वुमेन्स ढूंढी जिसके अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज है और उनको बताया. तो उन्होंने कहा यस, प्री स्कूल एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट. आई विल टेल टू अदर वुमेन जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजती. उन्होंने इन सारी औरतों को जा जाके बता दिया कि अपने बच्चों को स्कूल भेजा करो. फिर वो भी कह रही है थैंक यू, मैं अपने बच्चों को प्री स्कूल भेजूंगी. और ये बात यहीं तक नहीं रुकेंगी, ये औरतें भी आगे तीन चार औरतों को बताएंगी और ये वुमेन के वुमेन थ्रू आगे बढ़ता जाएगा. पेपर में पूछ लिया जाता है. एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ये एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है और उसी के बारे में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो. आगे चलते हैं.
आगे आ गया चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटेजी। पहले जैसे वुमेन टू वुमेन स्ट्रेटेजी थी, अब है चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटेजी। इसमें बच्चे से बच्चे के थ्रू आगे बढ़ता है। अब अगर आप देखोगे ना, अगर मैं किसी बच्चे को कुछ बताऊंगी ना, तो वो बच्चा इतनी आसानी से सुनेगा नहीं, लेकिन उसका कोई बड़ा भाई बहन उसको बता रहा होगा ना, बड़ी शांति से ऐसे कान लगा के सुनेगा। बच्चे ना बचपन से ही क्यूरियस होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं अपनी एज की तरफ, है ना, अपनी एज की तरफ उनकी बातें सुन लेते हैं, मान भी लेते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू हम बड़े भाई बहनों को अच्छी अच्छी चीजें समझाते हैं कि वो तो अपनाएं अपनाएं उन टेक्निक्स को, लेकिन छोटे भाई बहनों को स्कूल में जो जूनियर्स हैं, आस पड़ोस में जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी समझाएं। जैसे हमने बड़े बच्चों को समझा दिया कि खाना खाने से पहले हाथ धोना बहुत जरूरी है, वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सिखा दिया दैट वी शुड अवॉइड जंक फूड। हमने बड़ों बच्चों को सिखाया, तो बड़े बच्चे अपने घर पे जाके छोटे बच्चों को सिखाएंगे, छोटे भाई बहनों को बताएंगे, आस पड़ोस वाले बच्चों को बताएंगे। Child to child strategy is thus designed to educate and encourage older children to concern themselves with good habits and right values of life, and to communicate the same to the younger brothers and sisters in their care. ठीक है, ये एक वुमेन है, ये आगे गई, एक बच्चा है, इसने इसको बताया, इसने आगे 3 फ्रेंडों को और बता दिया। मतलब बेसिकली ये चाइल्ड से बच्चे को बताया, ये भी बच्चा था, बस फर्क ये था ये थोड़ा बड़ा बच्चा था, इन्होंने छोटे बच्चों को समझा दिया। बच्चे से थ्रू ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। इसके बारे में ये स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप रीड कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, समझाने वाला कुछ है नहीं। जो मैंने बताया है बस वही है। बच्चों की बातें सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं रेदर देन टीचर की या किसी और की। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है उसी को ये एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंटली रिटार्डेड से रिलेटेड हम बता चुके हैं एज मच एज। चलो ये मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। कह रहे हैं कि आप एक इंक्लूसिव प्री स्कूल में टीचर हो जहां पे बच्चे हैं माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन वाले। ठीक है, अब आपको अपना बताना है कि आप कैसे उनकी मेमोरी, अटेंशन और लैंग्वेज को इनहेंस करने में मदद करेंगे। पहले तो इन्होंने यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन के बारे में बता दिया, जो कि हम ऊपर पढ़कर आए हैं। अब वर्किंग विद अ माइल्ड मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, मतलब बहुत ज्यादा मेंटली रिटार्डेड नहीं है, थोड़े से सिम्टम्स हैं। पहला, बिगिन टू प्रोवाइड स्टिमुलेशन, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। स्टार्ट कैसे करना है, धीरे धीरे आपको ट्रेन करना है, एजुकेशन देनी है और स्टिमुलेशन देनी है। जैसे ही आपको पता चला कि इसके अंदर मेंटल डिसेबिलिटी है, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है, धीरे धीरे स्टिमुलेशन करनी है, देखना है किस चीज से क्या बेटर किया जा सकता है, कहाँ कहाँ नीड है एरियाज की, और कैसे कैसे क्या करना है वो, फिर उन बच्चों को ट्रेन करना है कैसे कैसे क्या करना है, और एजुकेशन देनी है। दूसरा पॉइंट, प्रेज द चाइल्ड, हग हिम हर, गिव हिम अ प्राइज व्हेन ही शी डू समथिंग करेक्टली। जब वो कुछ चीज को अच्छे से करता है तो उसकी प्रेज करो, वेरी गुड, शाबाश, यू आर अ वेरी गुड बॉय, वेरी गुड गर्ल। ठीक है, प्राइज दो। इससे क्या होगा, उस बच्चे को मोटिवेशन मिलेगी उस अच्छे काम को करने की। मेक लर्निंग फन, फन में एक्टिविटीज के थ्रू करा दो कि बच्चे को मजा आए और वो सीख भी जाए। हेल्प द चाइल्ड ओनली एज मच एज नीडेड, ये नहीं कि खुद ही सारा काम करके दे रहे हो, खड़े रहो सपोर्ट के लिए, लेकिन बच्चे को खुद करने दो। जितना वो खुद करेगा उतना सीखेगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो हेल्प करो। ठीक है, बी रेगुलर इन टीचिंग एंड स्टिमुलेटिंग द चाइल्ड। आज पढ़ाया, कल भूल गए, परसों भूल गए, फिर अगले दिन पढ़ा रहे हो, नहीं, रेगुलर आपको पढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाना है, ताकि उसके दिमाग में वो चीजें फिट कर जाएं। ब्रेक एन एक्टिविटी इन मेनी स्टेप्स एंड टीच वन स्टेप एट अ टाइम। एक कितना बड़ा कॉन्सेप्ट समझाना है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और छोटा छोटा टुकड़ा एक एक टाइम में सिखाओ। जब वो एक टाइम में एक चीज सीख जाएगा, प्रैक्टिस कर लेगा, फिर दूसरे की तरफ जाओ, फिर दूसरा सीख जाएगा, प्रैक्टिस कर लेगा, तो पहले और दूसरे की करवाओ, फिर तीसरे की तरफ पढ़ो। ठीक है, ऐसे बी पेशेंट व्हेन वर्किंग विद द चाइल्ड। चाइल्ड के साथ जब आप काम कर रहे हो तो धैर्य रखो। एक बार सिखाया है, 2 बार सिखाया है, 3 बार सिखाया है, 4 बार सिखाया है, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि बच्चा एक ही बार में सीख जाएगा, तो धैर्य आपको जरूर रखना है। मेक द चाइल्ड फील लव्ड, सिक्योर एंड वांटेड। उसको ऐसा फील कराओ कि हम उससे प्यार करते हैं, वो सेफ है और हम उसको चाहते हैं। ये नहीं कि तू तो ऐसे ही है, तेरे से कौन प्यार करता है, ये वो, ऐसा नहीं कराना। प्यार फील कराना है, सिक्योर्ड फील कराना है, वांटेड फील कराना है, और ऐसे आप कंक्लूजन लिख सकते हो।
आगे बढ़ते हैं। ये चाइल्ड सर्विसेज जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दे रही हैं, पहला है NIPCCD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख सकते हो आप, आने को आ सकता है, तो ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, फटाफट से एक बार देख लो। ठीक है जी, एक बार फटाफट से नजर मार लो, पढ़ लो, समझाने वाला कुछ है नहीं, थ्योरेटिकल है सब कुछ। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है, CSWV, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ये भी आप बस देख सकते हो, इसमें भी समझाने वाला कुछ है नहीं, स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बार फटाफट से पढ़ लो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये भी अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी हम अभी स्किप कर सकते हैं। ठीक है, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वही है, सेरिब्रल पाल्सी। अगर कोई बच्चे के पेरेंट्स, अगर कोई बच्चा है जिसके घर में बच्चा है जिसको सेरिब्रल पाल्सी है, जो हम ऊपर पढ़कर आए हैं, तो उसके बच्चों को आप, पेरेंट्स को आप क्या क्या एडवाइस दोगे? पहला तो हम पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड व्हाट अबाउट सेरिब्रल पाल्सी। पहले तो हम पेरेंट्स को समझाएंगे कि सेरिब्रल पाल्सी होती क्या है, इसमें बच्चों को क्या क्या दिक्कत आती है और कैसे आपको इन्हें डील करना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, कंसेंट्रेट ऑन इंक्रीजिंग मसल स्ट्रेंथ। अब वो इस पेन को इसीलिए नहीं पकड़ पा रहे क्योंकि उनकी मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपको एक्टिविटीज करानी है, ऐसी 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 ट्रीटमेंट इंटरवेंशन होंगी जिसमें उनकी स्ट्रेंथ आए, बॉडी पार्ट्स में स्ट्रेंथ आएगी, तभी वो इसको पकड़ने के लिए इतने सक्षम हो पाएंगे। टीच चाइल्ड हाउ टू स्वेलो फूड, बच्चों के साथ बहुत दिक्कत रहती है, वो खाना नहीं खा पाते, तो आपको उनको बताना है कि खाना कैसे खाना है, मुंह में खाना डाल के लिप्स को बंद कर लेना है, ऐसे करके निगलना है। तो आपको बहुत शांति और धैर्य के साथ उन बच्चों को सिखाना है। टीच टू कंट्रोल द ड्रूलिंग सलाइवा, जो उनका मुंह खुला रहता है और सलाइवा बाहर टपकता रहता है, उसको कैसे कंट्रोल करना है वो सिखाना है। ये आपको स्क्रीन पर सारी चीजें शो हो रही हैं। हेल्पिंग चाइल्ड इन यूजिंग टॉयलेट, उसको ये सिखाना है कि टॉयलेट सीट का कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको एंड में कंक्लूजन दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स लिप रीडिंग? लिप रीडिंग क्या होती है? नाम से ही समझ के लिप्स से पढ़ लिया कि क्या बच्चा बोल रहा है। Lip reading, also known as speech reading, is the practice of understanding speech by visually interpreting the movement of the lips, facial expression and gestures of the speaker. जो बंदा बोल रहा है, ये कौन यूज करता है? जो क्या कहते हैं, सुन नहीं सकते। वो सुन नहीं सकते तो आपकी बात कैसे समझेंगे? आपकी लिप्स की मूवमेंट को देखकर, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर और आपके जेस्टर्स को देखकर। इट इज प्राइमरीली यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स हु आर डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग, जो सुन नहीं सकते या सुनने में कोई दिक्कत है। ठीक है जी, जहां पर साउंड अवेलेबल नहीं है। तो की पॉइंट्स क्या है? विजुअल क्यूज, विजुअल लिप रीडर्स रिलाई ऑन ऑब्जर्विंग, मैं बोल रही हूं तो मेरे लिप्स को ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इसकी मूवमेंट से समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कंटेक्चुअल क्यूज क्या आ गए कि मैंने कैसे कैसे फेशियल एक्सप्रेशंस दिए, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, सिचुएशनल कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे। चैलेंजेस कई बार ये होते हैं कि बंदा बहुत ऐसे फास्ट बोल जाता है तो लिप्स से पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, अनक्लियर आर्टिकुलेशन होती है जिससे लिप्स की मूवमेंट से पता ही नहीं चलता कि उसने क्या बोला है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेनिंग, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है ताकि लिप रीडिंग में बच्चे और बेटर हो पाए और दूसरों की बात को समझ पाए, क्योंकि वो सुन नहीं सकते तो लिप रीडिंग से समझ जाएंगे। दूसरा, finger spelling. Finger spelling is a manual form of communication used by individuals who are deaf or hard of hearing or within the deaf community. It involves using hand shapes, configurations to represent the letters of the alphabet. आपने एक साइन लैंग्वेज में बात करते हुए देखा होगा, है ना? ऐसे साइन लैंग्वेज में बात करते हैं तो उसके थ्रू जो सुन नहीं सकते वो एक दूसरे को अपनी बात समझा देते हैं। ठीक है, तो इसमें वही बता रहे हैं कि हर वर्ड के लिए, हर अल्फाबेट के लिए, हर उसको एक्सप्रेस करने के लिए उनकी कोई साइन लैंग्वेज होती है। अल्फाबेट को रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, उसके बारे में लिखा हुआ है। सप्लीमेंट्री कम्युनिकेशन कैसे होता है दिख रहा है। लर्निंग और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कर करके ये फिंगर स्पेलिंग से साइन लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो जाते हैं, दूसरे को अपनी बात समझा देते हैं और
समझ अपनी बात भी बोल देते हैं, उनकी समझ भी जाते हैं। लेकिन ये उन्हीं के साथ कंफर्टेबल है जिनको साइन लैंग्वेज आती है। साइन लैंग्वेज इनको प्रॉपर सिखाई जाती है, तो ये उसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, प्री स्कूल टीचर, हाउ कैन अ प्री स्कूल टीचर मैनेज अ चाइल्ड हु थ्रोज अ टेम्पर टेंट्रम एट द सेंटर। मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे नहीं करूंगी, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे, अक्सर हमने भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। तो कुछ बच्चे होते हैं जो अननेसेसरी टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करते हैं। अब आप एज अ टीचर उनको कैसे डील करोगे, ठीक है। पहले तो यही बताया हुआ है, टेम्पर टेंट्रम इज यूजली इमोशनल आउटबर्स्ट होता है एंजाइटी, ईगो, जेलसी की वजह से। इट इज करेक्टराइज्ड बाय कोई रोने लग जाता है, कोई चीखने लग जाता है, कोई मारपीट करने लग जाता है। कैसे ठीक करोगे, फर्स्ट टीच मॉरल वैल्यूज थ्रू स्टोरीज। आप एक ऐसी ऐसी स्टोरीज सुनाओ जिसके थ्रू बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज इनकलकेट हो। मॉरल वैल्यूज इनकलकेट होंगे तो उनके दिमाग में जाएगा कि हमें लोगों से अच्छे से बिहेव करना है, लोगों की सहायता करनी है, मदद करनी है। ये फॉर एग्जाम्पल में मैंने चीजें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। क्योंकि ये रिविजनरी वीडियो है, मैं चाहती हूँ एक ही वीडियो में ज्यादा क्वेश्चंस कवर करा दूं, तो मेन मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। सेकेंड, फाइंड द रूट कॉज ऑफ सच बिहेवियर। अगर ये बच्चा अननेसेसरी टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है तो इसके पीछे का रीजन क्या है, उस रीजन को पकड़ के ही अगर हम मिटा देंगे तो उसका बिहेवियर ठीक हो जाएगा। तो आपको उसके पीछे का रूट कॉज जानना है, एग्जाम्पल के साथ लिखा हुआ है। काउंसिल एंड प्रोवाइड गाइडेंस। अब बच्चे को अपने पास बिठाओ, प्यार से बातचीत करो, उससे डिस्कस करने की कोशिश करो कि वो ऐसा क्यों करता है, क्या दिक्कत है, उसको गाइडेंस देने की कोशिश करो, क्या पता वो प्यार से ही समझ जाए। एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इंडल्ज देम इन को करिकुलर एक्टिविटीज। उस बच्चे को इतना बिजी कर दो अलग अलग एक्टिविटीज में, डांस में, सिंगिंग में और किसी चीज में, कि उसको टाइम ही ना मिले ऐसे टेंट्रम्स थ्रो करने का। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। यूज इंटरेस्टिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। आपके जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होंगे अगर वो इंटरेस्टिंग होंगे तो बच्चा उसी में खो जाएगा, उसी में खो जाएगा, तो उसको अननेसेसरी टेंट्रम्स थ्रो करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रेज देम फॉर डूइंग एनीथिंग गुड। अगर कुछ भी अच्छा करता है, वेरी गुड, शाबाश, यू आर अ गुड बॉय, गुड गर्ल। जब तारीफें मिलती हैं तो बच्चा शांत हो जाता है और उसको उस बिहेवियर को, अच्छे बिहेवियर को दोबारा से करने की कोशिश करता है। तो उसकी क्या करो, प्रेज करो। उसके बाद ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं हम, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर आ जाते हैं, क्या कह रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सुपरवाइजर। गुड सुपरवाइजर के करेक्टरिस्टिक्स बताओ विद एग्जांपल्स। विद एग्जांपल्स मैं आपको बस यहीं पे बता रहे, सुपरवाइजर्स आर पीपल who do not always perform physical hands-on work, they direct and oversee who perform such work. Supervisors वो लोग होते हैं जो खुद काम नहीं करते, लेकिन जो उनके अंडर लोग कर रहे हैं उनको देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं कि क्या वो काम सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो उनकी दिक्कत परेशानी को दूर करते हैं। उनके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, पहला मैं यहीं से फ्लो चार्ट से ही समझा देती हूँ आपको। जैसे आंसर्स मेरे नोट्स में दिख रहे हैं ऐसे ही आंसर्स लिख कर आने हैं, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सुपरवाइजर। अच्छा एक बात और, मेरे ना यूट्यूब चैनल पे मैंने जितना यहाँ वीडियोस में DC1, DC2, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों की अलग अलग वीडियोस डाली हुई हैं। कृपया करके DC1, DC2, DC3 की सारी वीडियोस कम से कम 2 बार जरूर देखकर जाना, ताकि सारी चीजें आपके माइंड में फिट कर जाएं। एक बार देखोगे तो समझ आएगा, दूसरी बार देखोगे तो वो चीजें आपके दिमाग में फिट कर जाएंगी। प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, हिंदी मीडियम की अलग, इंग्लिश मीडियम की अलग, 21 से 22 वीडियोस हैं। 2-2 बार अगर ये वीडियोस देख ली तो कोई कोर्स लेने की नीड नहीं है आपको, कोई नोट्स लेने की नीड नहीं है, इसी से सारी तैयारी हो जाएगी। हर वीडियो के नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। 15,000 से ऊपर इसके अंदर सब्सक्राइबर्स हैं, सारे न्यू अपडेट्स आते रहते हैं। इनफैक्ट DC3 की तो ब्लॉक वाइज रिवीजन भी डली हुई है। सबसे ऊपर पिंड मैसेज पे दबाओगे तो आपको DEC हिंदी और इंग्लिश मीडियम में फ्री बुक्स देखने को मिल जाएंगी। अगर किसी का बहुत ज्यादा ही मन हो बुक से पढ़ने का, तो यहाँ पे मैंने फ्री में बुक्स भी डाली हुई हैं, यहाँ से आप देख के पढ़ सकते हो। लास्ट टाइम में बुक्स तो पढ़ने का वैसे कोई फायदा है नहीं, पढ़ नहीं पाओगे, बट अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, फ्री में मैंने डाली हुई है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, सबका लिंक वीडियो के नीचे गिवन है। और ये नोट्स अगर आपको लेने होंगे तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज है। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है।
गुड सुपरवाइजर के अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? पहला, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर मेरे अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी तभी तो मेरे अंडर जो वर्क कर रहे हैं मैं उनको समझा पाऊंगी क्या आप गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, क्या बेटर कर सकते हो। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी इन सुपरविजन, मुझे बहुत रिजिड नहीं होना है, मतलब सुपरवाइजर को बहुत रिजिड नहीं होना है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना है कि कोई बंदा थोड़ा बहुत काम अपने तरीके से कर रहा है तो उसको करने दे। विलिंगनेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि हाँ ये काम ऐसे हुआ, मेरी निगरानी में हुआ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिसीजिवनेस, डिसीजन ले पाए, किस जगह पे अब अगर इतना माल जाना चाहिए, इस जगह पे इतने लोग काम करने चाहिए, तो उसका डिसीजन ले पाए। इंसाइट इनटू ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाए, उन लोगों की नीड्स एंड वांट्स को समझ पाए और उसके अकॉर्डिंग उनसे काम करवाए। एबिलिटी टू क्रिएट एम्पथी, एबिलिटी टू क्रिएट एम्पथी, अगर किसी को आपकी सहानुभूति की जरूरत है तो वो कर पाए। ये करेक्टरिस्टिक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं विद एग्जांपल्स, एक बार देख सकते हो, वही है जो मैंने समझाया है। और एंड में आप कंक्लूजन लिख के वाइंड अप कर दोगे आंसर को। आगे चलते हैं, ठीक है, इसको अभी हम स्किप कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। स्पेशल एजुकेशन क्या कह रहे हैं? स्पेशल एजुकेशन क्या होती है? स्पेशल एजुकेशन इज अ टेलर्ड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम डिजाइन टू मीट द यूनिक नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। जो बच्चे स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी हैं उनकी जो यूनिक नीड्स है उनको फुलफिल किया जाता है स्पेशल एजुकेशन के थ्रू। It aims to provide these students with the opportunity to achieve their fullest potential by addressing their individual differences and challenges। ठीक है, क्या उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करते हैं। डेफिनेशन एंड पर्पस देख सकते हो यहाँ पर आप। आगे कैटेगरीज बताई हुई है डिसेबिलिटीज की। अगर लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं तो डिफिकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स में डिफिकल्टी होगी। स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स है तो चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन होगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैं तो बिलो एवरेज कॉग्निटिव फंक्शनिंग होगी। इमोशनल एंड बिहेवियरल चैलेंजेस है तो इश्यूज विद इमोशनल रेगुलेशन एंड बिहेवियर होगा। फिजिकल डिसेबिलिटीज, इम्पेयरमेंट इफेक्टिंग मोबिलिटी एंड फिजिकल कैपेसिटी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अ रेंज ऑफ कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय चैलेंजेस विद सोशल स्किल्स, रेपिटेटिव बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन होगा। आगे बढ़ते हैं, उसी के बारे में असेसमेंट और वो चीजें बताई हुई हैं, स्क्रीन पर शो हो रहा है, एक बार रीड कर लो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या बैरियर्स हो सकते हैं? पहले तो आपको ना कम्युनिकेशन का प्रोसेस बता देते हैं। कम्युनिकेशन मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच वी कन्वे आवर फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज यूजिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल सिंबल्स टू अदर्स। कम्युनिकेशन क्या है? मैं आपको अपनी बातें बता रही हूँ, मैं हूं सेंडर, आप हो रिसीवर। तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता क्या है? सेंडर ये है जिसने एक मैसेज को फॉर्मुलेट किया। आज की वीडियो में सेंडर कौन है? मैं। ठीक है, चैनल और मीडियम जिसके थ्रू हम ट्रांसमिट करते हैं मैसेज को। आज का मैसेज ये है कि हम आपको DC3 पढ़ा रहे हैं। चैनल और मीडियम क्या है? हमारा यूट्यूब चैनल है जिसके थ्रू आपका ये मैसेज रिसीवर आप सबके पास पहुंच रहा है, आप इस मैसेज को अंडरस्टैंड कर रहे हो। ठीक है, फिर जो रिसीवर हैं आप रिप्लाई के तौर में क्या करोगे? फीडबैक दोगे। कैसे? उसी चैनल मीडियम के थ्रू। अब यूट्यूब में ही जो वीडियो डलती है उसके नीचे आप कमेंट कर देते हो कि सिमरन मैम आपने अच्छा पढ़ाया या बुरा पढ़ाया, है ना? अगर अच्छा पढ़ाया तो नीचे कमेंट करके बता देना कि मैंने अच्छा पढ़ाया है या नहीं, मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगी। बहुत ही मेहनत से और सच्चे दिल से पढ़ाया है। तो अब ये जो रिसीवर आप लोग है, आप उसी चैनल पे वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, तो सेंडर जो मैं हूं, मेरे तक वो मैसेज आ जाता है कि मेरे बच्चों को समझ आया है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब बैरियर्स क्या हैं? मेरी साइड से एज अ सेंडर क्या दिक्कतें हो सकती हैं कि जिसकी वजह से मेरा मैसेज आप तक नहीं पहुंचेगा? पहला, फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस एज इन अगर मैं बहुत ही अजीब सी तैयार होकर आ जाऊं तो आपको क्या है, कितना अजीब सा लग रहा है, पता नहीं मैडम ने पढ़ाना है क्या करना है ना? कई बार जैसे आप लोग बोल देते हैं तो मैम इतना फैशन या वो फैशन, मतलब एनीथिंग। फिजिकल अपीयरेंस, अगर कोई अनक्लीन सा इनअप्रोप्रिएट से कपड़े पहनकर आ गया है तो वो एक
प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो फिजिकल अपीयरेंस। दूसरा स्पीच, आपको समझ आती है हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, हरियाणवी या कोई भी लैंग्वेज, और मैं आके कोई भी ऐसी लैंग्वेज फ्रेंच बोलने लग गई या कोई और लैंग्वेज बोलने लग गई, तो क्या आप मेरी बात सुनोगे? नहीं ना, तो हमारा कम्युनिकेशन टूट जाएगा। तो फिजिकल अपीयरेंस की वजह से कम्युनिकेशन टूट सकता है, खराब हो सकता है, स्पीच की वजह से हो सकता है, लैंग्वेज की वजह से हो सकता है। वही लैंग्वेज ये आ गया ऊपर, स्पीच जो था, स्पीच ये था कि मैं बहुत अजीब तरीके से बना चना के अजीब से तरीके से वर्ड को प्रेजेंट कर रही हूँ। मैसेज, अगर मैंने यही नहीं बताया कि आज की वीडियो किस लिए है, तो आप क्यों देखोगे वीडियो? चैनल, अगर मैं जिस चैनल के थ्रू दे रही हूँ आपको, मान लो मेरा माइक ही खराब है, कड़ कर रहा है, तो आप वीडियो नहीं देखते, है ना? तो ये सब चीजें होती हैं जिसकी वजह से बैरियर आ जाता है हमारी कम्युनिकेशन में सेंडर की तरफ से। फिजिकल अपीयरेंस, स्पीच, लैंग्वेज, मैसेज और चैनल। अब कम्युनिकेशन में बैरियर रिसीवर की तरफ से, आपकी साइड से क्या आ सकता है? डिफरेंट इन परसेप्शन। पहले ही आप सोच के बैठे हो सिमरन मैम को तो खुद ही कुछ आता जाता नहीं है, हमें क्या पढ़ाएगी? तो मैं जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लूं, आप नहीं पढ़ पाओगे। डिफरेंस इन परसेप्शन। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है पास होने की, आप चाहते ही नहीं कि आप पास हो जाओ, ऐसे ही बैठ गए हो वीडियो देखने, तो क्या आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। एंड में आ गया कंक्लूजन। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? हमारे कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है, जैसे मैं हूं। मैसेज होता है, जैसे कि आज का मैसेज है DC3 पढ़ाना है। नॉइज कई बार ऐसे हो सकती है, पीछे से बहुत ज्यादा शोर आता हो कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, बाहर की आवाजें आ रही हैं। मीडिया, अभी फिलहाल हमारा यूट्यूब चैनल है जिसके थ्रू हम आपको भेज रहे हैं। नॉइज, फिर से बीच में कोई टेक्निकल इशू आ सकता है। रिसीवर आप लोगों, मेरे बच्चे मतलब स्टूडेंट्स। अब आप लोग जो मुझे फीडबैक दोगे यूट्यूब पे कमेंट करके, वो वापस सेंडर के पास पहुंच जाएगा। ये सारी चीजें कम्युनिकेशन का पार्ट है। सेंडर हु कन्वे हिज थॉट्स, मैसेज एंड आइडियाज टू रिसीवर। मैसेज सब्जेक्ट मैटर होता है। इनकोडिंग, ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं, आप देख सकते हो, समझा मैं चुकी हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन एड्स क्या क्या होते हैं? बच्चों को पढ़ाने के तरीके। पिक्चर बुक्स होते हैं, बुक्स होती है जिसपे बड़ी बड़ी पिक्चर्स बनी होती हैं, उसके थ्रू आप पढ़ा सकते हो। फ्लैश कार्ड्स, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ऐसे फ्लैश कार्ड्स होते हैं, उसके थ्रू पढ़ा सकते हो। स्टोरी टेलिंग एड्स यानी कि कोई स्टोरी टेलिंग के लिए हमने एड्स बनाए हुए हैं। डिजिटल एप्स आ गई हैं आजकल, जिन एप्स के थ्रू हम बच्चों को पढ़ा देते हैं। विजुअल शेड्यूल्स एंड रूटीन कार्ड्स बनाए हुए हैं कि पहले आके ये करना है, वो करना है, ऐसे कार्ड्स बनाए हुए हैं। इंटरैक्टिव क्लासरूम डिस्प्लेस हो जाते हैं। अब जैसे मेरे पीछे ये स्क्रीन लगी हुई है ना, इसके थ्रू जैसे मैं पढ़ाती हूँ आजकल, ऐसे क्लासरूम्स में भी स्क्रीन लग गई है। और रिसोर्सेज अलग अलग लैंग्वेज के, मल्टीलिंगुअल, बायलिंगुअल हो, ये स्क्रीन पर सब शो है। सॉन्ग्स और राइम्स के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कम्युनिकेशन एड्स हैं बच्चों में, जो हमें मदद करते हैं बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने में। आगे बढ़ते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट, नहीं, आगे कुछ और पढ़ाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। केस स्टडी मेथड, नहीं। ये वैसे जब आप हमसे नोट्स परचेज करते हो, तो ये सारे नोट्स आपको हमसे लेवल अप लर्निंग के कांटेक्ट नंबर से मिल जाएंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे नंबर से मिलेंगे। कोई कह दो मैम ग्रुप में डाले हुए हैं, आपका नाम था, हमने ले लिए, नहीं। लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर जो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर शो रहा है, इसी नंबर से मिलेंगे, क्योंकि हर बार पेपर से पहले मैं इनको अपडेट करती हूँ। ठीक है, मैं देख लेती हूँ अभी फटाफट से जो आपको पढ़ाने की नीड है, जो कुछ इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और रिविजनरी वीडियो में वो जाए। हाँ, एक ये है, अ चाइल्ड हु इज हाइपर एक्टिव। अगर आपकी क्लास में एक बच्चा है, वो बहुत हाइपर एक्टिव है, टिक के बैठता ही नहीं है, इतनी शैतानियां करता है, इतनी शैतानियां करता है कि पूछो ही मत, तो आपको क्या क्या करना है उसके साथ? बहुत ही जल्दी फास्ट फास्ट बता रही हूँ। चैनलाइज देयर एनर्जी, उसकी एनर्जी को अच्छे कामों में लगाओ, बेटर चीजों में लगाओ। बेटर चीजों में कैसे लगाओ? उसको कोई एक्टिविटी करने को दे दो जिसमें वो उलझा रहे और करता रहे। मेक देम रिलैक्स, उनको रिलैक्स कराने की कोशिश करो। गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस, इसके बाद आपको ये करना है, इसके बाद आपको ये करना है, ताकि जो वो हाइपर एक्टिव बच्चा है, इधर उधर फुदकता रहता है, टिकता नहीं है, वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे और उसके अच्छे बिहेवियर के लिए उसको रिवॉर्ड दो। वेरी गुड, शाबाश। हेल्प देम डील विद द फीलिंग्स, जब उनसे टिक के नहीं बैठा जा रहा, बेचैनी हो रही है, तो उनसे बात करो, डिस्कस करो, ताकि वो अपने फीलिंग्स के साथ डील कर सके, और उसके बारे में ये लिखा हुआ है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछ लिया जाता है, इसी को हम ढूंढ रहे थे जो कि अब मिल गया है। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ लेबलिंग अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी। अगर आपने किसी बच्चे को लेबल कर दिया है डिसेबिलिटी से कि ये बच्चा तो ब्लाइंड है, ये बच्चा तो विजुअली इंपेयर्ड है, ये बच्चा तो हियरिंग इंपेयर्ड है, तो क्या उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे वो लेबल कर देने के। पहला, द लेबल सेट्स द चाइल्ड अपार्ट फ्रॉम अदर्स। वो बच्चे को पहले ही आपने नॉर्मल चाइल्ड से अलग कर दिया कि भाई इसके अंदर कुछ कमी है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ अ पर्सन और अ चाइल्ड्स डिसेबिलिटी इज ऑब्वियस, then he she immediately stands out from the rest. When we use a label to refer him, it adds to the feelings of being different. अगर आपने कह दिया तेरे को ये डिसेबिलिटी है, तेरे को ये दिक्कत है, तूने कोई लेबल लगा, आपने कोई लेबल लगा दिया, तो उससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली उसकी फीलिंग्स को अलग कर देगा कि मैं एक नॉर्मल बच्चा नहीं हूं। डन। सेकेंड पॉइंट, द लेबल इज ऑलमोस्ट अ परमानेंट थिंग। हो सकता है थोड़े टाइम बाद उस बच्चे की वो डिसेबिलिटी ठीक हो जाए, लेकिन आपने एक बार उस बच्चे पे क्या कर दिया, एक लेबल लगा दिया, तो वो परमानेंट लगा रह जाता है। द लेबल इज अ स्टिग्मा, एक तरह का दाग है, मतलब आपने एक दाग लगा दिया बच्चे पे, वो सारी जिंदगी उसकी उम्र के साथ रहेगा और उसको वो सुनकर बुरा लगता रहेगा। और हो सकता है आपने जो लेबल लगाया है वो गलत हो, और गलत के चक्कर में उस बच्चे को पूरी जिंदगी वो चीज सुननी पड़ जाए। तो ये स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, एक बार फटाफट से देख लो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लेबल सेट्स द चाइल्ड अपार्ट फ्रॉम अदर्स, एक्सप्लेनेशन आपको दिख रही है। द लेबल इज ऑलमोस्ट अ परमानेंट थिंग दिख रहा है, एक्सप्लेनेशन। द लेबल इज अ स्टिग्मा दिख रहा है। द लेबल यूज फॉर द चाइल्ड मे बी रॉन्ग दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर लेबलिंग आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द चाइल्ड डिक्रीजेस। हम उम्मीद लगाना ही छोड़ देते हैं कि ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, चाहे वो बच्चा कर पाए फिर भी हम एक्सपेक्टेशंस गिरा देते हैं, तो वो बच्चा वैसे ही नहीं कर पाता, जो कि गलत है। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट DC3 की फुल रिवीजन कराने की मैंने कोशिश की है। और भी कुछ क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें हमने बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले डालने की कोशिश की है, ताकि एक ही वीडियो में मैं आपकी ज्यादा तैयारी करा दूं। अगर आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी के लिए नोट्स लेना चाहते हो, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज के हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के 300 के हैं। सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट वाले नोट्स मुझसे मिलेंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल नोट्स मैंने बनाए हैं। इतने मोटे ये नोट्स हैं, आप देख सकते हो। अगर मैं ये निकालूं, ये देख लो, ये वही पहले क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाए हैं, ये वही क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, अगर आप लेना चाहो तो लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से ले सकते हो। कुछ इसके अंदर असाइनमेंट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी डाला हुआ है। मतलब पूरे सिलेबस से, बुक से, असाइनमेंट से, इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर से जो भी बनते हैं वो सब यहाँ से बनते हैं। ये इतने मोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, सिर्फ और सिर्फ ये मेरे पास हैं क्योंकि मैंने बनाए हैं। ठीक है, कोई और आपको कहता है सिमरन मैम के नोट्स दे देंगे, तो उनकी बात पे आप नहीं बिलीव करोगे। सिर्फ हमारा जो ये नंबर है यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, कोई और आपको पुराने नोट्स भी दे सकता है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके पेपर में ऐसी फ्रंट शीट आएगी जिसके अंदर एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे फिगर्स में लिखा जाएगा, आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है TWO2 3 THRRE 3 ऐसे लिखा जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर हॉल टिकट पे लिखा हुआ है डे और डेट, प्रोग्राम में आगे DECE, कोर्स के आगे DC123 जो भी है वो लिखोगे। कोर्स का टाइटल क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है, हिंदी में अटेंड कर रहे हो या इंग्लिश में वो यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे आपके साइन होंगे और एक लास्ट में यहाँ पर भी आपके साइन होते हैं, जितने नंबर आएंगे वो यहाँ आएंगे। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप अच्छे मार्क्स स्कोर करो। टोटल आपके पास 24 शीट्स होती हैं आंसर लिखने के लिए, सप्लीमेंट्री शीट नहीं मिलती, तो ज्यादा लिखने पे फोकस मत करना, ऑर्गेनाइज कर लेना। एक बड़े मार्क्स 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना, आपको 5 शीट्स ही लिखनी है, ताकि 5 बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं। लास्ट वाला आंसर 5 5 5 करके लास्ट वाला आंसर आप 4 शीटों पे करोगे तो 24 शीटें आपकी यूज हो जाएंगी। ये बच्चे ने भी प्रॉपर हमारी टेक्निक को फॉलो किया था, सारी चीजें फॉलो की थी, तो देखो लास्ट पेज तक इसका पूरा का पूरा पेपर वाइंड अप हो गया है। देखो लास्ट वाले आंसर में भी 10 में से 9 नंबर मिले हुए हैं। ये मैंने आपको कहा था चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखो पेपर में आया था। बच्चे ने डिट्टो वैसे जैसे सिमरन मैम ने पढ़ाया ना, डिट्टो वैसे ही बनाया है, जैसे मैंने पढ़ाया था डिट्टो बच्चे ने वैसे का वैसे बनाया है। और देख लो पेपर में आया हुआ है, और कितने नंबर मिले हैं, 9 नंबर मिले हैं 10 में से।
ठीक है, तो ये सारी वही चीजें पेपर में आई हुई हैं जो हमने पढ़ाकर भेजी थी, तो टेंशन मत लो, आप भी अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। इस बच्चे ने भी 90 मार्क्स स्कोर करे, आप भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। नोट्स लेना चाहो तो नोट्स ले सकते हो। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग को सब्सक्राइब कर लेना, इंपॉर्टेंट वीडियोज आती रहेंगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। जब पेपर देकर आओगे 30 सेकेंड की छोटी सी वीडियो बना के हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे डाल देना, बता देना, लिख दे, मतलब वीडियो में ही बोल देना कि ये आपका नाम है और आप इस सिटी से हो और आपको मुझसे पढ़कर कैसा लगा, आपका नंबर सेव करके हम आपका एक तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें रिव्यू वीडियो भेजी। आगे कोई भी अपडेट होगा आपकी स्टेट से रिलेटेड, कोई जॉब वैकेंसी या कुछ भी होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर पाएंगे। आप लोगों ने अपनी टीचर को देखा हुआ है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को नहीं देखा है, तो आप जब मुझे अपनी वीडियो भेजते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो के नीचे ढेर सारा प्यार दे देना, बहुत ही सच्चे दिल से मैंने ये फ्री वीडियोस डाली हैं। DC 1 2 3 हिंदी मीडियम की अलग, इंग्लिश मीडियम की अलग, सब एक एक घंटे से ऊपर की वीडियोस हैं। बहुत बहुत ज्यादा मेहनत और सच्चा दिल लगा है मुझे ये बनाने में, तो अपना ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग्स दे देना कि आपकी सिमरन मैम ऐसे ही हंसती खेलती रहे, हेल्दी रहे और आपको पढ़ाती रहे। ठीक है, अभी तक अगर कोई बच्चा है जिसने असाइनमेंट या प्रोजेक्ट नहीं बनाए और वो हमसे परचेज करना चाहे तो लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप असाइनमेंट लेना चाहो या प्रोजेक्ट लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन एग्जाम्स की तैयारी करके अब अच्छे से एग्जाम्स दो, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। पहले वाले बच्चे टॉपर्स रहे हैं तो आपके बच्चे भी टॉपर रहेंगे। और एक बार फिर से मैं बता दूं, क्या बता दूं, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन तो आपको रटा ही होना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन वाला। और फिर वो जो 5 हैं, ताराबाई मोदक जी, फ्रॉबेल जी, मारिया मोंटेंसी, रविंद्रनाथ टैगोर जी और गांधी जी, इनमें से भी कोई पूछ लिया जाता है। सेरिब्रल पाल्सी के बारे में पूछ लिया जाता है, विजुअल इंपेयरमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है, मेंटली रिटार्डेड के बारे में पूछ लिया जाता है, लिप रीडिंग के बारे में पूछ लिया जाएगा, साइन लैंग्वेज के बारे में पूछ लिया जाएगा, वुमेन टू वुमेन स्ट्रैटेजी, चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन के बारे में पूछ लिया जाएगा, टेम्पर टेंट्रम शो करता है, अग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, उनके साथ कैसे डील करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये था पूरे के पूरी DC3 की जो इतनी मोटी किताब आई है उसका क्रस्ट, कि ये क्वेश्चंस बनते हैं, इन क्वेश्चन का ऐसे ऐसे आंसर लिखा जाता है, इन टेक्निक्स को फॉलो कर लेना। 24 शीटें मिलेंगी, मानकर चलना 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 5, मतलब 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है 5 बड़े बड़े क्वेश्चंस करने हैं, तो 20 मार्क्स के लिए 5 शीटों से ज्यादा नहीं भरोगे, 5 5 5 करोगे और लास्ट को एक आंसर 4 शीटों में कर लेना। ऑर्गेनाइज तरीके से पेपर करना, अच्छे से पेपर करके आना, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इंट्रोडक्शन लिखो, मेन पॉइंट्स लिखो, फ्लो चार्ट बनाओ, एग्जाम्पल्स लिखो, कंक्लूजन लिखो, अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। वंस अगेन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। तीनों सब्जेक्ट्स की रिवीजन मैंने करवा दी है, अब बस तुम्हारा फर्ज बनता है इसे अच्छे से पढ़ने का। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। एक वीडियो आने वाली है तुम्हें ऑल द बेस्ट विश करने के लिए, फ्रंट पेज कैसे फिल करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म में क्या क्या लेकर जाना है वो बता देंगे, और कुछ स्पेशल टिप्स एंड टिप्स, लास्ट मिनट टिप्स बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेहनत जरूर करना, क्योंकि मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है, आपको भी जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।